नमस्कार छात्रों। आशा है कि आप सभी घर पर रहकर अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और साथ में ही नोट्स भी आप नोट कर रहे होंगे। बहुत जल्दी ही मैं लाइव सेशन भी आपका लूँगी और तब तक आप अपनी जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो नोट करते रहिए। जो भी कन्फ्यूजन है वो लाइव सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। आज स्पीति में बारिश पाठ का भाग 2 आज हम देख लेते हैं। भाग 1 हम पूर्ण कर चुके थे और मैं आपको समझा भी चुकी थी कि लेखक का एक यात्रा वृत्तांत है और यात्रा वृत्तांत में उन्होंने स्पीति जैसे दुर्गम स्थलों की उन्होंने जो यात्रा की है उसी का वर्णन उन्होंने किया है। यहाँ पर स्पीति जो कि स्पीति लाहौल ज़िले में स्थित है और किस तरह से हिमालय के बिल्कुल मध्य में स्थित है और बिल्कुल ही भौगोलिक स्थिति इतनी दुर्गम है कि यहाँ पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। तो हम आइए भाग 2 के माध्यम से जानते हैं कि यहाँ के लोग इतने मुश्किलों से कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि किस तरह से लेखक ने कहा है कि यहाँ प्रश्न ये है कि लोग रह क्यों रहे हैं और किस प्रकार से ये प्रश्न उठता है कि वास्तव में कि किस काम के लिए रह रहे हैं, क्योंकि इतना दुर्गम है। न यहाँ कोई संदेश भेजने के लिए आता है, न कोई सूचना, न कुछ। यहाँ के लोग किस चीज़ पर निर्भर रहते हैं। खेती बाड़ी यहाँ पर उतनी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बर्फ़ की चादरों से पहाड़ ढके हुए होते हैं, फिर भी क्यों रह रहे हैं। कवि कह रहे हैं वृत्ति नहीं है फिर भी क्यों रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व अर्थात ममता लगाव के कारण रहते हैं, या फिर इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और ना जा सके, कहाँ जाएं, या फिर किन बातों के साथ सब कारण है मैं नहीं जानता। लेखक कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि यहाँ के लोग क्यों रह रहे हैं इतनी विषम परिस्थितियों में भी। बर्फ़ में बिल्कुल बर्फ़ से लबालब जो पहाड़ियाँ हैं, साथ में ही खेती बाड़ी का कोई साधन नहीं है। किस तरह से यहाँ सामान पहुँचता है मुझे पता नहीं है और मैं नहीं जानता कहाँ जाए, ये भी मुझे पता नहीं है कि बट लेखक करे मैं इतना नहीं देखा है कि यहाँ लोग रह रहे हैं, इसीलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है। शायद वो अपना इतिहास बचाना चाहते हों, अपने पूर्वजों का अस्तित्व बचाना चाहते हों। तर्क से किसी चीज़ को भले ही सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को कोई सिद्ध कर सकते हैं, कोई नहीं सिद्ध कर सकता, लेकिन तर्क इतना मोह क्यों। ज़्यादा करके संसार में निर्वाण अतर्क्य है, तर्क के परे है। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो संसार में है, जो मोह है, उसका कोई तर्क नहीं है, वो बिल्कुल तर्क से परे है। और किस तरह से मैं कहूँ तो किस तरह से तर्क से परे है और वास्तव में वही एक बात यहाँ पर है। आगे कह रहे लेखक स्पीति में नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे और नंगे और भव्य हैं, भव्य अर्थात विशाल हैं। वे भला पहाड़ कैसे बख्श सकते हैं। वे यहाँ जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी में है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे और कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय में नहीं है। हिमालय का तालुका है शिवालिक और पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ जो नाम है। यह तलहटी है रोहतांग। छात्रों आपने रोहतांग दर्रा सुना होगा। जो भी लोग मनाली घूमने जाते हैं तो रोहतांग पास में भी जाते हैं, तो वो भी एक पर्यटन स्थल है। जाने के पार मध्य हिमालय है, इसमें ही लाहौल स्पीति घाटी भी है। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कलिंगम के अनुसार लाहौल समुद्र तल से ऊंचाई 10,535 फीट, स्पीति 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट और औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीति को घेरे हुए हैं उसमें जो सब उत्तर में है और वारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझे। वारालाचा दर्रे की
ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगभग 16,500 फीट लगाया जाता है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियां की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो कुछ श्रेणियां हैं वह माने की श्रेणियां हैं। इसका क्या अर्थ है? अर्थात लेखक कह रहे हैं कि जो भी है यहाँ बहुत ही इंटीरियर है, और जो कुछ लेखक कह रहे हैं कि जैसे श्रीनगर हो गया या फिर जम्मू एंड कश्मीर हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, ये सब पर्यटन स्थल है, ऐसा कुछ स्पीति में नहीं है। और मुझे लगता है कि हिमालय का जो असली भाग है वो स्पीति है। आगे लेखक कह रहे हैं जो श्रेणी है, एक माने का श्रेणी, इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र से तो नहीं है। ओम मणि पद्मे हूँ इसका बीज मंत्र है। ओम मणि पद्मे हूँ जो है वो बौद्ध धर्म का मंत्र है। बौद्ध धर्म की शुभकामनाएं उस मंत्र में होती हैं और इसका बहुत ही महत्व है। तो उसको माणि मंत्र कहते हैं, मणि मंत्र कहते हैं। तो उसी मणि के रूप में वो किसी एक पर्वत का नाम क्या रख दिया? माणे। कवि कह रहे हैं इसे संक्षेप में माने तो कहीं इसी श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे जैसा है? यह सब पहाड़ियों के माने इतना जाप हुआ है कि यह उन श्रेणियों से दे डालना सहज है। आगे लेखक कह रहे हैं इंपीरियर गजेटियर के माने तो श्रेणी माने की जो श्रेणी की ऊंचाई है 21,646 फीट बताई गई है। यहाँ तो इस श्रेणी की किसी भी चोटी या ऊंच होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें छोटी छोटी चोटियाँ उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र तल से सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी हैं। देखो छात्रों, कितनी दुर्गम और कितनी पहाड़ी पर ये सब बसे हुए हैं। यह एक मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार ब्रह्म जो है बाह्य हिमालय है दिखता है। इसकी क्या है? इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची है बताई जाती है। इसमें कई चोटियां हैं 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर को में नहीं हूँ, नहीं तो इस होड़ के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कुछ लिया था सो बस लिया था। ऊंचाइयों की होड़ में मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मार्गदर्शन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों का अहंकार चूर चूर करें। लेखक हम सबसे आग्रह करें कि जो लेखक संक्षेप में छात्रों में आपको बताऊं, लेखक स्पीति के बारे में जो कुछ भी हमें बता रहे हैं, जो कुछ भी आप समझने का प्रयास कर रहे हैं और मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ, उसका एक ही अर्थ है कि स्पीति बहुत इंटीरियर में है, इसकी बहुत ही दुर्गम भौगोलिक स्थिति है। और लेखक इतना कुछ ऐतिहासिक और यहाँ की जनगणना, यहाँ की जो समुद्र तल से ऊंचाई है, वो सब इसलिए बता रहे हैं कि लेखक चाहते हैं कि जिस तरह से मसूरी, नैनीताल हो गया, श्रीनगर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, वैसे ही स्पीति को भी एक पर्यटन स्थल बनाना चाहिए और शहरों के लोगों को महसूस करना चाहिए कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। लेखक कह रहे हैं कि शहरों के लोगों को पहले अपना जो घमंड है उसे यहाँ आकर चूर चूर करनी चाहिए कि वो शहरों में आलीशान बिल्डिंग में रहकर बहुत ही घमंड महसूस करते हैं, तो यहाँ आकर उनको अपना घमंड गलाना चाहिए। और आगे क्या लिख रहे हैं, फिर इन चोटियों को के भी अहंकार को ख़त्म करना चाहिए। इन चोटियों को बहुत अहंकार है कि यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता, तो जो प्लेन्स के लोग हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि वो यहाँ घूमने आए, यहाँ पर किलोल अर्थात खेल करें, अपनी जो युवा अवस्था है यहाँ पर उस अवस्था का, उस साहस का प्रदर्शन यहाँ पर करें, ताकि इन चोटियों को भी महसूस हो कि यहाँ पर सब कुछ संभव हो सकता है। आगे लेकर कह रहे हैं माने की चोटियाँ बूढ़ी लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। अगर युवक युवतियाँ यहाँ आकर खेलेंगे, यहाँ भी स्केटिंग या बहुत सारी प्रतियोगिताएं होंगी, तो शायद स्पीति को इससे क्या हुआ, जो स्पीति का आर्तनाद है, आर्तनाद जमा हुआ, आर्तनाद का अर्थ होता है पीड़ा भरी आवाज़ जो है, स्पीति की जो दुख भरी आवाज़ है वह युवा अट्ठास से, युवा अट्ठास मतलब युवाओं की
हंसी से ठहाका लगाना, उनकी गर्मी से कुछ तो पिघलेगा। और यही एक युवा निमंत्रण है। लेखक कह रहे मैं निमंत्रण दे रहा हूँ युवाओं क्योंकि वो भी यहाँ आए, इतने इंटीरियर में महसूस करें कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनकी पीड़ा को महसूस करें। मैं चाहता हूँ कि इन पहाड़ियों का घमंड भी चूर करें। प्लेन्स के जितने भी युवाएं हैं वह अगर रोहतांग पास तक आ सकते हैं तो वो स्पीति भी जाने का प्रयास करें। छात्रों, आप इंटरनेट में अगर सर्च करेंगे तो स्पीति के बारे में आपको और भी ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। आपको महसूस होगा कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। लाहुल की तरह स्पीति में भी 2 ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने षड ऋतुओं का भी बखान किया था, वो अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ पर जून से सितंबर तक की ही अल्पकालीन वसंत ऋतु है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी की औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वसंत में दिन गर्म होते हैं, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होती है इसकी कल्पना ही की जा सकती है। आगे लेखक कह रहे हैं वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न ही गंध होती है। दिसंबर में घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है। अप्रैल मई तक कहीं रहती है। यहाँ ठंड भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है और नदी नाले सब जम पड़ते हैं और हवाएं तेज बहती हैं। मुंह हाथ पैर सब जो खुले अंग हैं उसमें जैसे शूल की तरह चुभती है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा की तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है, यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होती है। छात्रों, कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वर्षा नहीं होती है क्योंकि ऋतुएं सिर्फ वसंत ऋतु का पता चलता है जनवरी से दिसंबर तक। अगर जनवरी से अगर देखा जाए तो किस तरह से दिसंबर से जनवरी में ही वसंत का महसूस होता है और यहाँ पर वसंत जैसी कोई भी बात नहीं होती है। आगे लेखक कह रहे हैं कि कालिदास ने अपने ऋतु संहार में बहुत वर्णन किए थे, वर्षा ऋतु का वर्णन किया था, परंतु यहाँ के लिए वो संभव नहीं है। आगे कवि कालिदास की कुछ पंक्तियाँ कह रहे हैं कि प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों में मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झाड़ियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज से नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बना हुआ पहुंचा। यह पावस यहाँ नहीं पहुंचा। कवि कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि ये सब जो कालिदास ने अपने ऋतु संहार में लिखा था यहाँ स्पीति के लिए वो कुछ भी नहीं है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल में नहीं है। हिमाचल की इन मध्य घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारियों की समझ पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संदेश का अंग नहीं है। वह यह जानते नहीं हैं कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथ चिंगारते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों की बिछड़ी हुई स्त्रियाँ रोती बिलखती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुपचाप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। लेखक कह रहे हैं कि स्पीति के लोगों को वर्षा का जो मौसम है उसकी कोई फीलिंग्स उनको नहीं है, क्योंकि कोई आभास उनको नहीं है, क्योंकि वर्षा यहाँ पर बहुत रेयर ही होती है। इसीलिए ये सब जो माहौल वर्षा ऋतु में होती हैं वो सब चीज़ें स्पीति के लोगों को नहीं पता है। स्पीति में कभी कभार बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी ठंडी और वंध्या रहती है। और किस तरह से आगे कह रहे हैं कवि कि पूरी तरह से सूखी हुई धरती रहती है। आगे कह रहे हैं कि बंजर धरती यहाँ पर रहती है। स्पीति में साल में एक ही फसल होती है। मुख्य फसलें 2 किस्म की हैं, जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। इसमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले या उन पर बनाई कूल से है। ये नालियाँ
पहाड़ों के किनारे किनारे बसकर दूर दूर जाती हैं। स्पीति नदी तट पर इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आता। स्पीति में एक ऐसी भूमि बहुत है जो कि खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उछीला जाए या फिर पानी का कोई स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फसल नहीं होती। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती है। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह इसका कारण। यहाँ पेड़ नहीं होते, इसीलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। लेखक कह रहे हैं कि स्पीति में वर्षा नहीं होती है, फल सब्जियाँ नहीं होती हैं। फसलों के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कैसे होती होंगी बर्फ से ढकी हुई फसलें, बंजर जमीन में कैसी होती होगी। पानी की व्यवस्था पूरी है ही नहीं, तो यहाँ पर जीवन यापन करना बहुत ही कठिन है। आज के समय में अगर मैं कहूँ तो हमारे जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके हैं उसमें काफ़ी हद तक सुविधाएं पहुँच चुकी हैं, परंतु स्पीति जो कि मध्य हिमालय में स्थित है, ऐसी जगह सुविधाओं से वंचित होना स्वाभाविक है। वास्तव में अगर दुर्गमता का एक परिमाण और एक मैं परिमाण बताऊं या फिर एक उदाहरण बताऊं तो वो स्पीति ही है। आगे कह रहे हैं वर्षा एक घटना है, यहाँ पर एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले छात्रों, डाक बंगला क्या होता है मैं बता दूं। पहले के समय में जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तो शिकार खेलने अंग्रेज लोग जाया करते थे और जंगलों में वो एक घर बनाते थे, एक बंगला बनाते थे, चाहे वो लकड़ी का हो, मतलब कच्चे टाइप का, और वहाँ पर जो लोग यात्रा करते थे वो भी ठहरा करते थे। अंग्रेज लोग तो शिकार करने ठहरा ही करते थे, पर जैसे धर्मशाला टाइप का वो होता था। सो रहने के लिए वहाँ लगा कि खिड़की, लेकर कह रहे हैं कि हम डाक बंगले में रुके और रात में मुझे लगा कि खिड़की खड़खड़ा रहा है कोई। आधी रात भी पिछला पहर है। इसी समय कौन है? लैंप की लौ तेज की, लेकर करें कि मैंने जो लैंप था उसकी लौ तेज की और खिड़की का पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह पर हाथ और जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, खिड़की का एक डोर लेखक ने खोला तो बहुत ठंड उनको महसूस हुई और लेखक ने कहा कि मैंने एक पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखा तो देखा कि बारिश हो रही है। मैंने उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें क्या हो रही हूँ महसूस। लेखक कह रहे हैं कि वहाँ पर तुषार अर्थात बर्फ जैसी जो बूंदें हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ही नगाड़े पर थाप पड़ रही थी, दंगुछेन को हवा बजा रही थी, महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर पर पड़ा मालूम नहीं कब सोया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ रही, स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई। तो छात्रों, ये था स्पीति में बारिश पाठ। लेखक के जाने के बाद वहाँ पर बारिश हुई, उसी को लेखक ने अपनी यात्रा वृत्तांत का शीर्षक बनाया और हमने पूरे पाठ में पढ़ा कि कितनी दुर्गम स्थिति में स्पीति के लोग रहते हैं, कुछ ना होते हुए भी जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं। सो छात्रों, कुछ प्रश्न अभ्यास हम देख लेते हैं, एज नोट्स की फॉर्म में भी मैं आपको दूंगी। और यहाँ पर पहला प्रश्न है कि स्पीति में इतिहास में स्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता। तो पहला मैंने आपको समझाया कि इस तरह से इंटीरियर होने के कारण स्पीति में जो इतिहास का वर्णन नहीं मिलता। साथ में ही क्या है, कभी किसी जगह रहा, कभी किसी जगह यहाँ पर रहा। भौगोलिक स्थिति बहुत भयानक है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, सारे तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है। किस तरह से 8-9 महीने बर्फ़ से रहता है, दुर्गम रास्ते हैं और आबादी भी बहुत कम है, जनसंचार के कोई साधन ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोई जो मानव गतिविधि भी है वो कुछ खास नहीं रही है, इसलिए स्पीति में इसका वर्णन नहीं मिलता।
दूसरा क्वेश्चन है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो छात्रों, ये आपको पूरा पाठ पढ़कर समझ आ ही गया होगा। उनका जीवन बहुत ही कठिन है। यहाँ पर बहुत लंबी शीत ऋतु रहती है, 8-9 महीने वो दुनिया से कट कर रहते हैं। लकड़ियाँ भी नहीं होते, ठंड से ठिठुरते रहते हैं। गेहूँ, मटर और सरसों के अलावा दूसरी कोई फसल नहीं होती। सब्जियाँ पैदा नहीं होती है, फल यहाँ पर नहीं पैदा होते हैं, पेड़ पौधे नहीं होते हैं। रोजगार का कोई साधन नहीं है। यहाँ जमीन खेती योग्य है, परंतु सिंचाई का कोई साधन नहीं है। तो यहाँ के लोग अत्यंत कठिनाइयों से जीवन यापन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, लेखक ने मानी स्त्री को बौद्ध माने के मंत्र से उदास हो गई। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक युवा को क्या आग्रह कर रहे हैं। तो लेखक युवा मतलब टीनेजर जो हैं आग्रह कर रहे हैं कि मानी का कहना है कि यहाँ की जो मानी मंत्र के जो युवाओं से आग्रह करें कि वो यहाँ आएँ और यहाँ के लोग यहाँ आएँ, जो कि ये पहाड़ियाँ जो हैं उदास हो गई हैं, यहाँ पर खेल खेलें, यहाँ पर भी क्रीड़ा प्रेम जैसे बहुत सारे खेलों खेलें, यहाँ पर भी वातावरण वो बनाएं। तो इससे क्या हो सकता है, इन जो चोटियों का भी घमंड है वो चूर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा यहाँ एक घटना है या सुखद संयोग। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि इस स्थिति में बारिश बहुत कम होती है और इसी कारण वर्षा ऋतु मन की साथ पूरी नहीं होती। वर्षा ऋतु में भी जब वर्षा नहीं होती है तो किसी को कुछ पता भी नहीं है वर्षा ऋतु के बारे में। तो इसीलिए उनके लिए वर्षा ऋतु एक सुखद संयोग होता है। और जब लेखक गए तो उसके अगले दिन ही वहाँ वर्षा हुई, इसलिए लेखक की यात्रा को भी वहाँ के लोगों ने शुभ बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस तरह से भिन्न है। एक तो सबसे ज़्यादा बहुत दुर्गम स्थान है, ऊंचे ऊंचे दर्रे और बहुत दुर्गम है। 8-9 महीने बर्फ़ से जमी रहती है। यहाँ पर वर्षा नहीं होती, इसलिए पेड़ पौधे हरियाली कुछ नहीं है। यहाँ पर फसल के नाम पे जौ मटर सरसों ही होती हैं और फल सब्जियों का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ बसंत और शीत ही ऋतु होते हैं। आने जाने की कोई साधन नहीं है, आबादी बहुत कम है और इसीलिए यहाँ का वातावरण बहुत उदास रहता है। इसलिए क्योंकि अन्य पर्वत स्थलों का जो वातावरण आपको पता है कि लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर पिकनिक स्पॉट बनाए गए, बहुत सारे खेल वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत कुछ है जो स्पीति को अलग करती है। सॉरी छात्रों, क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया है शायद, ये भी देख लेते हैं। लेखक माने की श्री का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है। क्योंकि लेखक बौद्ध धर्म में माने मंत्र की बहुत महिमा है, मैं आपको बता चुकी हूँ। जो ओ मणि पद्मे वाला मंत्र है, उनका बीज मंत्र है, वो उनको शुभ मानते हैं। और लेखक को लगता है कि इन पहाड़ियों पे माने मंत्र का बहुत जाप हुआ है, इसलिए लेखक कह रहे हैं कि इसीलिए ये पहाड़ियाँ उदास हो गई हैं। स्पीति के दक्षिण पर्वत को ही इसलिए माने मंत्र के नाम से जाना गया है। अब आगे क्वेश्चन है, स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए, आप सबके लिए है। स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों की जीवन की तुलना कीजिए। तो तुलना तो वास्तव में बिल्कुल स्वाभाविक है आप सभी के सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें यात्रा की दौरान किए गए अनुभवों, यात्रा स्थल से जुड़ी विभिन्न जानकारियों की बारीकी से वर्णन किया गया है। आप भी किसी यात्रा को 200 शब्दों में लिखिए। लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इन 30 वर्षों में स्पीति में कुछ परिवर्तन हुए हैं, उसको आपने इंटरनेट में सर्च करना है। फिर उसके बाद इस पाठ पर आधारित जो अनुच्छेद है या मैं कुछ आपको परीक्षा में दे सकती हूँ। तो छात्रों, आज आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। पाठ अच्छे से, बहुत सिंपल सा पाठ है कि इतने इंटीरियर में कैसे रहा जा सकता है। लेखक ने महत्वपूर्ण बात यही बताई है। सो अगले भाग में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।